नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है वॉइस, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस। तो हमें जानने की जरूरत है कि एक्टिव वॉइस क्या है। व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस क्या है? When doer or agent of any action is made to be prominent, that is non-active voice. When doer or agent of any action is made to be prominent, that is known as active voice. जब किसी वाक्य के अंदर कार्य को करने वाला डूअर और एजेंट, जिसके माध्यम से वो कार्य हो रहा है, वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो प्रोमिनेंट होता है, वो प्रधान होता है, तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। तो हिंदी में बोले तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्रधान वाक्य को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। व्हेन डूअर और एजेंट ऑफ एनी एक्शन इज मेड टू बी prominent, that is known as active voice. And passive voice, what is passive voice? When person or thing to be acted upon is made to be prominent, when person or thing to be acted upon is made to be prominent। तो जिस वाक्य के अंदर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जिसके लिए एजेंट और डूअर काम करता है वो प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, उसको हम बोल देते हैं पैसिव वॉइस। तो समझ आ गया होगा। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्रधान वाक्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं और ऑब्जेक्ट प्रधान वाक्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे हम कहें राम परचेज्ड अ कार, राम परचेज्ड अ कार, तो इसमें प्रोमिनेंट कौन है? राम प्रोमिनेंट है। राम के, ठीक है, राम इसमें महत्वपूर्ण है। राम ने एक कार खरीदी। और अगर हम इसको ऐसे बोले, अ कार इज, राम परचेज्ड ए कार, अ कार वॉज परचेज्ड बाय राम, ए कार वॉज परचेज्ड बाय राम, दैट इज पैसिव वॉइस। ओके, तो ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझ आई होगी, उसके बाद एक एक एग्जांपल मैंने दिया है। तो अब हम करते हैं इसके रूल कि सबसे पहले हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, अदरवाइज आपको पता है कि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्रधान वाक्य है और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रधान वाक्य है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने शॉर्ट में करेंगे और रूल्स अच्छी तरीके से करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, लेकिन जो रूल्स करवाए जाएंगे आपको एक ही रूल बताया जाएगा, बेसिक रूल, उसके माध्यम से आप सारे के सारे एक्टिव और पैसिव वॉइस के वाक्य सही कर सकते हैं। बस उस बेसिक रूल को मत भूलना, अगर वो याद आपके दिमाग में रह गया तो सारे वाक्य बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए हमारा बेसिक रूल क्या है। सबसे पहली चीज़ तो हमें एक्टिव वॉइस के अंदर जो सेंटेंस होता है, एक सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट या डूअर होता है किसी वाक्य के अंदर, दूसरा उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, या फिर प्रेजेंट और पास्ट में सीधे वर्ब लगी होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दी होती है। उसके बाद उस वाक्य के अंदर एमवी मेन वर्ब दी होती हैं और फिर कोई ना कोई
ऑब्जेक्ट दिया होता है, और इसके बाद प्लेस, मैनर, टाइम, समय स्थान दिया होता है तो वो लास्ट में ही आता है। ठीक है, MPT, इसको शॉर्ट में लिखो MPT, M फॉर मैनर, प्लेस एंड टाइम। ये सेंटेंस के लास्ट में दिया होता है और ये सीक्वेंस में ये लास्ट में पड़ा रहता है। ठीक है, मैनर, प्लेस एंड टाइम। तो इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा। अपने एग्जाम्पल से करेंगे तो सबसे पहले जब हमने पैसिव बनाना है किसी एक्टिव सेंटेंस को तो हमें क्या चेंज करना है। मैं अलग अलग डिटेल में नहीं लिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं करेंगे हम। डायरेक्ट यहाँ से समझो कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो इधर आकर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। एक्टिव वाक्य का ऑब्जेक्ट पैसिव में आकर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जो हेल्पिंग वर्ब ऊपर दी हुई है आवश्यकता अनुसार नीचे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब मैंने ये शब्द क्यों बोला है, आवश्यकता अनुसार। अब देखो ऊपर इज एम आर दिया है तो इज एम आर ही आएगा। इज एम आर को वाज वर नहीं करना, बहुत बार गलती कर जाते हैं। वाज वर दिया है तो वाज वर आएगा, हैज हैव दिया है तो हैज हैव आएगा। लेकिन आवश्यकता अनुसार इसलिए कहा है कि अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगी होगी। लेकिन कई बार क्या ऑब्जेक्ट प्लूरल दिया होता है और उसको जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं, बहुवचन होता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुवचन हो जाती है। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार इसलिए का है। तो हेल्पिंग वर्ब जो ऊपर दी है टेंस वाक्य का वही रहता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वही आएगी। इज एम आर है तो इज एम आर, वॉज वर है तो वॉज वर, हैज हैव है तो हैज हैव। तो हेल्पिंग वर्ब वही आएगी लेकिन लगाएंगे आवश्यकता अनुसार। तीसरा, हमेशा मेन वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद अपनी तरफ से क्या लगाना है रूल में, बाय, और फिर सब्जेक्ट को बना देना है ऑब्जेक्ट। और एमपीटी का एमपीटी, मैनर, प्लेस एंड टाइम लास्ट में पड़ा रहता है। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये हमारा पहला चेंज है। 5 चेंज करते हैं। पहला चेंज, फर्स्ट चेंज सब्जेक्ट, ओके सॉरी, पहला चेंज ये है ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो फर्स्ट चेंज हमने ये किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। सेकंड चेंज हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब नीचे लिख दिया, सेकंड चेंज। और थर्ड चेंज हमने क्या किया, जो मेन वर्ब दी थी उसी की थर्ड फॉर्म लिख दी। फोर्थ चेंज हमने क्या किया, ये अपनी तरफ से क्या है, बाय लेके आए यदि आवश्यकता है तो, और कहाँ पर आवश्यकता नहीं होती ये भी बताऊंगा, आगे रूल करेंगे। तो फोर्थ चेंज ये किया है मैंने, ओके। और फिफ्थ चेंज सब्जेक्ट को क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये इसका बेसिक रूल है, अगर आप इसको कर लेंगे तो एक्टिव पैसिव सारे हो गए। ये रूल समझ आ गया तो एक्टिव पैसिव समझ लो सारे हो गए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और सब्जेक्ट को ले जाकर ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। अब एक एग्जांपल करते हैं। I am reading a book. I am reading a book at this time. At this time. I am reading a book at this time. तो इसमें डूअर और एजेंट काम करने वाला ये रहा, फर्स्ट सब्जेक्ट ये रहा, हेल्पिंग वर्ब ये रही, मेन वर्ब ये रही, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ये रहा। चारों चीज़ें मिल गई, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ओके। और टाइम यहाँ पर आ रहा है, एट दिस टाइम। अब सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो अ बुक, इज एम आर का इज एम आर लगेगा। यहाँ पर आई के साथ एम लगा हुआ तो बुक के साथ क्या लगेगा, इज। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पर रीडिंग लिखा हुआ है, अब इसको तो हमने रीड की थर्ड फॉर्म कर देंगे, रीड की थर्ड फॉर्म रेड कर देंगे, लेकिन ये आईएनजी कहाँ जाएगा, दिक्कत ये आईएनजी कहाँ जाएगा। तो इसका रूल आगे मैं लिखवाऊंगा कि जब वाक्य के अंदर आईएनजी दिया हो तो उसको बी के साथ लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पर बीइंग कर देंगे। इसके अंदर जो आईएनजी था उसको तो हटाकर हमने बीइंग कर दिया, बी के साथ लगा दिया। अब रह गए इसके बेस फॉर्म रीड,
और उसकी हमने कर दी थर्ड फॉर्म रेड। स्पेलिंग सेम होती है, पढ़ा रेड जाता है। और अपनी तरफ से क्या लगाए, बाय और आई को मी में। ओके, आई को मी में क्यों बदला है, ये चेंज ऑफ प्रोनाउन है, बताऊंगा। ठीक है, हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज होगी प्रोनाउन। ओके, आई को मी में, ठीक है, यू को यू में, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में बदलते भी हैं, नहीं भी बदलते, वी को अस में बदलते भी हैं, नहीं भी बदलते, बता दूंगा किस तरीके से। तो ये रूल समझ लीजिए, देख लीजिए। एक एग्जांपल करवाया है कि सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब आवश्यकता अनुसार लगाई, ठीक है, आईएनजी दिया हो तो बीइंग लगा दिया, ये आगे रूल में बता दूंगा मैं आपको। और रीड की थर्ड फॉर्म रेड, अपनी तरफ से बाय और आई को चेंज किया मी में। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या है, ऑब्जेक्ट बनाया। लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट हमारा अगर कोई प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन चेंज होता है। ओके, सब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन है, अगर किसी का नाम लिखा हुआ है, माय फादर, माय मदर, ऐसा लिखा तो वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन लिखा हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो वो चेंज होगा। तो ये बेसिक रूल समझ आया। नेक्स्ट देखिए, अब चेंज ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, जैसे मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय प्रोनाउन का चेंज कर रहा हूं, वो कैसे करेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन देखिए, आई को मी में, वी को अस में या छोड़ देते हैं, क्योंकि वी एक अननोन सब्जेक्ट है। ठीक है, वी और दे, ठीक है, ये दोनों अननोन सब्जेक्ट हैं। दे को देम में बदल भी सकते हैं और छोड़ भी देते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, उसमें बता दूंगा किस तरीके से हम छोड़ सकते हैं। यू सेकेंड पर्सन, यू का यू ही रहता है। ही को हिम में, शी को हर में, इट का इट ही रहता है। और इसके अलावा कोई भी नाम आ जाए, एनी नेम आ जाए, तो वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो आई को मी में, वी को अस में, दे को देम में, यू को यू में, ही को हिम में, शी को हर में, इट को इट में, और कोई नाम है किसी पर्सन का, तो वो नाम चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें नो चेंज। ठीक है, ये चेंज ऑफ प्रोनाउन है कि प्रोनाउन हम किस तरीके से बदलेंगे। ये दो चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं तो एक्टिव पैसिव समझ लो हो गए आपके। क्योंकि जितने भी तरह के वाक्य हम करेंगे बस यही चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपनी तरफ से बाय। तो अब करते हैं अपने नेक्स्ट। चलिए अब इसके कुछ रूल कर रहे हैं हम, कैसे करने हैं आपको सबका एग्जाम्पल भी करवा दूंगा और रूल भी करेंगे। देखो मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, रूल नंबर फर्स्ट देखिए, यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना दी हो, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, यदि एक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब न दी हो तो क्या करेंगे, तो हम उसकी मेन वर्ब देख के, तो मेन वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मेन वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब देखो कैसे, कोई वाक्य लिखा है, उसके अंदर क्या है, पैसिव का जो वाक्य बनेगा उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। और मान लो एक्टिव का वाक्य जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य आएगा वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा, तब हम उसकी मेन वर्ब देखकर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया हो तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, क्या लगेगा, इज, एम और आर। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज वर्ब, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज वर्ब। यदि एक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो तो हम उसकी मेन वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो इज, एम, आर, और सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब। अब देखिए इसका एग्जांपल, शी टेक्स टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ओके, शी टेक्स टी इन द मॉर्निंग। इसमें सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और टाइम है। टाइम तो लास्ट में आएगा, इसको तो उठाना ही नहीं है यहाँ से, टाइम एज इट इज पड़ा रहेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट टी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। तो अगर वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो हमारा रूल क्या लगेगा, इसकी मेन वर्ब का। तो सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे टी, और हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब देखिए कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, एस, तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से एक आएगी। तो टी इज, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, बाय, शी को किस में चेंज करेंगे, हर में, और इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, टी इज टेकन बाय हर इन द मॉर्निंग। ये बन गया पैसिव। तो इस वाक्य में क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे थे तो हमने मेन वर्ब देखकर उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। तो ये तो हमारा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एग्जांपल। सेकंड देखिए, वर्ब के सेकंड फॉर्म दी हो तो वॉज वर्ब आएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो वॉज वर्ब आएगा। कैसे, आई सैंग ए सॉन्ग, at the party, I sang a song at the party। अब देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ए सॉन्ग, वर्ब की सेकंड फॉर्म है sang, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब आएगी, और सॉन्ग एक है इसलिए वॉज आया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, बाय मी, और एट द पार्टी, एट द पार्टी, ये वो टाइम है, वो इवेंट है जहां पर ये सॉन्ग गाया गया। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब आएगी। ये वाला रूल क्लियर हो गया। तो ये तो था हमारा फर्स्ट रूल, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब करते हैं सेकंड रूल इसका। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल है आईएनजी का, जो मैंने आपको पहले बताया था। ओके, रूल नंबर 2। सेकेंड रूल है कि यदि एक्टिव वाक्य में क्या हो, मेन वर्ब के साथ आईएनजी दिया हो, ध्यान रखना, यदि एक्टिव वाक्य में मेन वर्ब के साथ आईएनजी दिया हो तो पैसिव में क्या करते हैं, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा देना है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई वाक्य है और उस वाक्य में वर्ब के साथ आईएनजी दिए हुए है तो पैसिव में क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे। टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, टीचर इज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास।
in the class today. In the class today. Teacher is teaching English in the class today. अब देखिए इस वाक्य के अंदर कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहां तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैंने सीक्वेंस बताया था एमपीटी, मैनर, प्लेस एंड टाइम। तो ये इन द क्लास प्लेस पहले आया है और टाइम बाद में आया है। तो ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ लास्ट में पड़ी रहेंगी। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया क्या, इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही आएगी, इंग्लिश इज। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, लेकिन उससे पहले इसके साथ आईएनजी दिया हो तो यहां क्या लगेगा, बीइंग। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय टीचर। कहां पर, इन द क्लास। कब, आज, इन द क्लास टुडे। बहुत बार गलती ये करके आते हैं कि टुडे को दैट डे में बदला होता है। जब हम एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो उसमें टुडे को दैट डे में बदला होता है कई बार, तो हम जल्दबाजी में देखते नहीं है, ध्यान रखना। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इसमें टुडे का टुडे ही रहेगा। तो ये हमारा सेकेंड रूल क्लियर होता है। वर्ब के साथ आईएनजी दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लग जाएगा। ठीक है, तो तीसरा रूल देखिए मैं आपको टेंस बेस्ड नहीं करवा रहा हूँ कि आईएनजी फॉर्म लगेगी, इस टेंस को इस टेंस में बदलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। टेंस वही रहता है। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि अपने को तो एग्ज़ाम के अंदर अपना क्वेश्चन सही करना है बस। क्योंकि ये सीखने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है। हम सभी क्लासेस पढ़ के आए, उसमें सारे रूल हमें डिटेल में बताए गए थे, हर टेंस को समझाया गया था। लेकिन हमें अब थोड़े समय में ज़्यादा काम करना है कि एक ही क्लास में ये एक्टिव पैसिव वॉइस करने में हमें 4 से 5 दिन लग जाते हैं जब हमारी क्लास स्कूल में लगती है या हमें जब ये टॉपिक करवाया जाता है। लेकिन अपने को एक क्लास में कंप्लीट करना है और समय कम है, इसलिए डायरेक्ट शॉर्ट में रूल करेंगे, लेकिन आपका कोई भी वाक्य गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है रूल नंबर 3 कि यदि वाक्य में हैज, हैव और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो। एक्टिव के वाक्य में रूल नंबर 3, यदि एक्टिव वाक्य में हैज, हैव और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, हैज, हैव, हैड इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, तो पैसिव बनाते समय पैसिव में हम क्या करेंगे, उसके पैसिव में ये हैज, हैव, हैड ये तो रहेंगे ही जो आया है, लेकिन साथ में बीन लगा देंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैज, हैव, हैड लगाकर बीन लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे she had completed her project. She had completed her project. तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, her project had, वाक्य के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो हमने पैसिव बनाते हुए क्या करना है, हैड के बाद बीन का यूज करना है। had been completed by her, her project had been completed by her। तो ये आपका एक्टिव था और ये आपका पैसिव बन गया। तो रूल हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो हैज, हैव, हैड के बाद बीन लग जाएगा। ये रूल नंबर 3 था। अब देखिए रूल नंबर 4। हाँ,
यदि एक्टिव वाक्य में क्या हो, एक्टिव वाक्य में कोई भी मॉडल दे दिया जाए, कोई भी मॉडल दे दिया जाए तो पैसे बनाते हुए क्या करेंगे, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, और टू, नीड, डेयर, कुछ भी कोई भी मॉडल आ जाए तो आप पैसे में क्या करेंगे, पैसे बनाते हुए, ठीक है, ये जो मॉडल आया है इसके साथ बी का प्रयोग करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, क्योंकि अपने को पता है एक्टिव वॉइस में जब ये वाक्य आएगा तो मॉडल के साथ क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ओके, उसको जब पैसे बनाना है तो पैसे में हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, इसलिए हम बीच में बी का प्रयोग करते हैं। तो कैसे, यू शुड डू योर ड्यूटी, यू शुड डू योर ड्यूटी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी, मॉडल, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और योर ड्यूटी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ये एक्टिव वाक्य है, पैसिव, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, योर ड्यूटी, मॉडल का मॉडल आएगा शुड बी, शुड के बाद मॉडल के बाद बी का प्रयोग करना है, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय यू। ओके, यू को लास्ट में ले गए, योर ड्यूटी को पहले ले आए, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपनी तरफ से बाय लगाया, एक चेंज क्या है बी का, जो मैंने ऊपर लिखवा दिया है। तो ये 4 रूल मैंने आपको करवाए हैं। इसमें क्या है, ये 4 रूल करवाए हैं, इसमें लगभग जितने भी टेंस हैं सभी टेंस के एक्टिव से पैसे बन सकते हैं। और टेंस के अंदर 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता। एक तो परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस, पैसिव इज नॉट पॉसिबल। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, ये 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव पॉसिबल नहीं है, जिनका पैसिव नहीं बनता। ओके, तो ये 4 रूल हैं। अगर इसको और भी ज़्यादा शॉर्ट में याद करना चाहते हो कि इतना सारा नहीं याद करना है आपको, तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि यदि एक्टिव सेंटेंस के अंदर ये दिया हो तो हमें पैसे में क्या करना है, यदि एक्टिव में ये दिया हो तो पैसे में क्या करना है। एक रूल तो, बेसिक रूल तो आपको मैंने शुरू में बता ही दिया था, वो पैटर्न कैसे किस तरीके से एक्टिव को पैसे बनाते हैं। तो आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि अगर एक्टिव वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दे रखा है तो पैसिव में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज, एम, आर, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। और अगर सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो आपको क्या लगाना है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, ये पैसिव में होना चाहिए। अपने एग्जाम में कई बार क्या है, पैसिव का सेंटेंस दिया होता है उसको एक्टिव में भी कन्वर्ट करना होता है, तो दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है इधर, तो उसका एक्टिव जो बनेगा सेकेंड फॉर्म से बनेगा, इस तरफ भी याद रखना है आपको। इसके अलावा एस, एम, आर, वॉज वर्ब, ओके, ये हेल्पिंग वर्ब दिए हों, या फिर इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हो। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब हो, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हो, तो शॉर्ट में अगर याद रखना चाहें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी दिया हो तो पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा के जो भी आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर वाक्य के अंदर हैज, हैव, हैड दिया हो, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, ओके, तो
हैज, हैव, हैड, इसके बाद क्या लगेगा, बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये तो श्योर है, याद ही रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तो ध्यान है। फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है तो वाज वर्ब, इज एम आर आई एन जी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा हुआ है तो बीइंग लगाएंगे, और अगर हैज हैव हैड दिया हुआ है तो बीन लगाएंगे। इसके अलावा कोई विल शैल या कोई मॉडल आ जाता है तो उस मॉडल के साथ बी लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो ये 4 के 4 रूल, ये फर्स्ट रूल था आपका, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, 4 के 4 रूल मैंने आपको करवा दिए हैं। तो ये 4 रूल करने से आपके क्या हैं, सारे के सारे एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अब कुछ छोटे छोटे और रूल देखते हैं, कुछ माइनर से रूल हैं जो आपको क्या है ध्यान रखने हैं। तो पहला रूल जो है हमारा अननोन सब्जेक्ट का, अननोन सब्जेक्ट। देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं, जैसे कि somebody, someone, they, we, people, many people, ओके ये क्या है, अननोन सब्जेक्ट है। इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि डूअर कौन है, और अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट दिया हो और पैसिव के अंदर उसको छोड़ रखा हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट दिया और पैसिव बनाते समय उसको छोड़ रखा हो, यानी कि वो अननोन सब्जेक्ट है इसलिए छोड़ दिया है। जैसे पीपल, ओके, पीपल टेक टी in the morning. People take tea in the morning. They have won the match. They have won the match. ये 2 सेंटेंस देखिए, ओके। तो इसके अंदर people और इसके अंदर they अननोन सब्जेक्ट है। तो एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो टी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इज आएगा, इज। टेक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, टेकन। बाय पीपल ये छोड़ दिया होता है कई बार वाक्य के अंदर, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। इसमें ना तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया और ना ही अपनी तरफ से बाय लगाया है, यानी कि वाक्य हमारा यहाँ पर पैसिव बन जाता है। ये इन द मॉर्निंग तो टाइम है, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। तो इसमें पीपल को बाय पीपल में बदलने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब अगर किसी वाक्य के अंदर, एक्टिव वाक्य के अंदर ये अननोन सब्जेक्ट दिए हों, कोई भी अननोन सब्जेक्ट दिया है तो पैसिव बनाते समय उसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, हम उसको ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे। ओके, जैसे दे हैव वॉन द मैच, द मैच। अब दे के साथ हैव आता है, मैच सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज। हैज हैव है तो क्या आएगा, बीन। वॉन की थर्ड फॉर्म वॉन, वॉन थर्ड फॉर्म है खुद ही। और दे को देम में बदलने की जरूरत नहीं है। कई बार वाक्य को यहीं पर एंड किया होता है फुल स्टॉप लगाकर, या कई बार क्या है बाय देम, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा होता है। ओके, इसका मतलब ये दे जो है अननोन सब्जेक्ट है इसलिए इसको क्या है, नहीं लिखा है। ओके, तो ये आपका रूल था अननोन सब्जेक्ट का। लिखना चाहें तो मैं बोल देता हूँ कि यदि किसी वाक्य में कोई अननोन सब्जेक्ट दिया हो तो पैसिव बनाते समय उसको छोड़ देते हैं, उसको क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में नहीं बदलते, उसको छोड़ देते हैं। जब सब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो बाय भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें डूअर और एजेंट है ही नहीं है काम करने वाला, तो बाय लिखने की जरूरत नहीं है, वाक्य इस तरीके से ही बनेगा। ये था अननोन सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है डबल ऑब्जेक्ट का, डबल ऑब्जेक्ट। ओके,
तो डबल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कई बार वाक्य के अंदर दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, कई बार वाक्य के अंदर दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, हाँ, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का पैसिव देखिए कैसे। My father gave me an iPhone on my birthday. On my birthday. My father gave me an iPhone on my birthday. तो इस वाक्य के अंदर देखिए, my father सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट और एन आईफोन ये भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हो गए, डबल ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन माई बर्थडे ये तो इवेंट है, टाइम है। तो इस वाक्य के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, कहने का मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई ओ, और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, जो वस्तु है नॉन लिविंग थिंग है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्यक्ति है प्रोनाउन है लिविंग थिंग है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं। तो प्रेफर हम क्या करते हैं कि वाक्य जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर बनाया जाता है। हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट में बदलकर वाक्य बना सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है, प्रेफर क्या किया जाता है कि अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएं। तो कई बार वाक्य ऐसे दिया होता है, एन आईफोन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज गिवन मी बाय माय फादर, ओके, ऑन माय बर्थडे, ऑन माय बर्थडे। इसके अंदर मैंने क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या है सब्जेक्ट में बदल दिया, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज पड़ा रहा वैसे का वैसे। लेकिन इस वाक्य को ऐसे भी बनाया जा सकता है। इसमें क्या है, अगर अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सामने लेके आते हैं तो आई को मी में बदलते हैं, मी इधर आके क्या हो जाएगा आई वॉज, वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो वॉज में से आएगा, गिवन एन आईफोन ऑन माई बर्थडे। अब ध्यान से समझो इस चीज को, इस रूल को समझो कि यदि किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हों तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये है आपका डबल ऑब्जेक्ट का रूल। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। जो नॉन लिविंग थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो लिविंग थिंग या प्रोनाउन है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हालांकि दोनों तरीके से वाक्य हम बना सकते हैं, हमारा वाक्य सही है, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो ये दोनों सही है, ध्यान रख लेना। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यदि किसी वाक्य में, एक्टिव के वाक्य में, यदि किसी एक्टिव वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए हों तो पैसिव बनाते समय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रूल। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम करेंगे इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस और फिर इंपेरेटिव सेंटेंस। बस इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस हाँ जी,
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से शुरू होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। तो ध्यान रखना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरह से शुरू होते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब से और दूसरे WH वर्ड से। ओके, तो पहले हम रूल करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। रूल हमारा वही रहेगा, मैंने बताया था कि लास्ट तक रूल वही रहेगा कि साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद होती है, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। बस इतना सी चेंज है। ये जो अगर एक्टिव वाक्य है इंटेरोगेटिव का, जो एक्टिव सेंटेंस है उसमें पैटर्न क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, तो करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब पड़ी रहने दो। अपने को क्या कह रही है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब पड़ी रहने दो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट का किया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को किया ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अपनी तरफ से बाय, और वाक्य इंटेरोगेटिव ही रहेगा। पैसिव बन गया। ओके, पैसिव इस तरीके से बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब पड़ा रहने दो। पहले इसका करेंगे फिर WH वर्ड का इस यहीं पर समझा दूंगा। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला अगर इंटेरोगेटिव वाक्य है तो उसका पैसिव इस तरीके से बनेगा, जैसे आर यू प्लेइंग चेस, आर यू प्लेइंग चेस। तो ये वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो यू के साथ क्या लगता है, आर, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट क्या बनने वाला है, चेस। तो चेस के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज। ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट चेस। रूल नहीं चेंज करेंगे हम, आईएनजी का रूल है तो आईएनजी का रूल लगाएंगे। आईएनजी दिया वर्ब के साथ तो बीइंग लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो बीइंग यहां पर आएगा। ओके, बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले और बाय यू, कुछ भी दिक्कत नहीं है। वाक्य इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब रख दो। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक्टिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब डू डज है तो पैसिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, इज एम आर। इतना याद रखना पड़ेगा कि एक्टिव वाक्य के अंदर अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब डू डज है तो पैसिव बनाते समय क्या करना है, आपको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। डू डज है तो इज एम आर, और WH वर्ड की जगह WH वर्ड आता है, तो इसमें याद रख लेना डू डज, और डिड है तो वॉज वर, डिड है तो वॉज वर। और इसको वैसे भी याद रख सकते हैं कि मैंने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म हो तो वॉज वर, तो डिड सेकेंड फॉर्म ही होती है तो वॉज वर आएगा। डू डज फर्स्ट फॉर्म तो इज एम आर। क्लियर है, तो हेल्पिंग वर्ब वही रहते हैं, सिर्फ डू डज है तो इज एम आर करना है, डिड है तो वॉज वर करना है। अब बात करते हैं हम WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य, जो वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का पैसिव बनाना आ गया तो WH वर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही नहीं करना है। WH वर्ड की जगह WH वर्ड रखो, जैसे कि एक्टिव वाक्य है और एक्टिव वाक्य के अंदर जैसे कोई भी एक्टिव वाक्य है और एक्टिव वाक्य में यहाँ पर WH वर्ड दिया है तो पैसिव में भी क्या करो, पढ़ा रहने तो WH वर्ड अपनी जगह पे, क्या दिक्कत दे रहा है, WH वर्ड की जगह WH वर्ड आएगा। ओके, एक्टिव वाक्य में यहाँ WH वर्ड है तो पैसिव में वही WH वर्ड यहाँ आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि अगर एक्टिव का वाक्य हु से शुरू हो रहा है तो पैसिव उसका बाय हुम से शुरू होगा। बाकी WH वर्ड वही आते हैं,
एक जो अपवाद है, एक जो अलग है वो मैंने लिखवा दिया। हेल्पिंग वर्ब वही आते हैं, जो अलग था वो मैंने साइड में आपको लिखवा दिया था। तो हम क्या करेंगे, when will you return my book, when will you return my book। अब देखो WH वर्ड की जगह WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड की जगह WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, बाकी वही चेंज। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, व्हेन विल माई बुक। अब विल शैल आई, ये मैंने बताया कि विल शैल आएगा तो क्या लगेगा, विल मॉडल है, विल शैल आई तो क्या करेंगे हम, बी। रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न, एंड बाय यू का यू, और वाक्य पर्शवाचक ही रहेगा। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, WH वर्ड की जगह WH वर्ड। इसके अलावा कोई भी WH वर्ड आता है वो सारे एज इट इज़ लिखे जाएंगे, रूल वही रहेगा हमारा बेसिक। अब देखिए हु मैंने अलग से लिखा है कि अगर कोई वाक्य हु से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसका पैसिव बाय होम से स्टार्ट करेंगे। कैसे, who taught you English, who taught you English। ओके, इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है। ओके, who taught you English डबल ऑब्जेक्ट है। अब देखो who को किससे शुरू करेंगे, बाय होम से। WH वर्ड की जगह WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो वॉज और में से आएगा। अब हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे हम, हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, यू को भी बना सकते हैं। बाय हुम वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉज, इंग्लिश को सामने लेके आएंगे इंग्लिश, और टीच की थर्ड फॉर्म taught you या to you। by whom was English taught to you, इस तरीके से लिखते हैं। ओके, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। by whom you को सब्जेक्ट बनाया, you were taught English, तब टू नहीं लगेगा। ध्यान रख लेना इन दोनों सेंटेंसेस का, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम हु वाला वाक्य बना सकते हैं। तो हमने किए हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ आ गए होंगे, पहले किए हैं सिंपल सेंटेंस और अब हम करेंगे इसके इम्पेरेटिव सेंटेंस। बस 3 तरह के वाक्य करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक्टिव पैसिव के। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते कौन से हैं। प्रार्थना, आज्ञा और आदेश से रिलेटेड, प्रार्थना, आज्ञा या कमांड दी जाती है, ठीक है, रिक्वेस्ट की जाती है। प्रार्थना, आज्ञा और आदेश से संबंधित जो वाक्य होते हैं उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, और इनका जब पैसे बनाना है तो उसका क्या रूल है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान यही है कि ये 4 तरह से शुरू होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार से प्रारंभ होने वाले वाक्य इम्पेरेटिव है। कौन कौन से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा डू या डू नॉट, इससे शुरू हो, तीसरा प्लीज या काइंडली से शुरू हो, और चौथा लेट से शुरू हो।
ये 4 तरह के वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इसका जब पैसे बनाना है, ठीक है, तो प्लीज़ और काइंडली को छोड़कर बाकी के लिए रूल लिखवा रहा हूँ। प्लीज़ और काइंडली को छोड़कर बाकी सब के लिए रूल लिखवा रहा हूँ। प्लीज़ और काइंडली में क्या होता है, प्लीज़ और काइंडली को हटाकर सिर्फ और सिर्फ क्या कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर एक्टिव वाक्य है, प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो रहा हो और उसका जब पैसे बनाना है तो आपने कुछ नहीं करना है, प्लीज़ और काइंडली को हटाना है, प्लीज़ या काइंडली दोनों में से कुछ भी दिया उसको हटा देना है और उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, बाकी वाक्य एज इट इज़ लिख देना है, तो आपका पैसिव बन जाएगा। इसलिए मैंने इसका रूल यही बता दिया। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, और प्लीज़ या काइंडली से, इन 3 तरह के वाक्य का हम एक्टिव से पैसे बनाएंगे। ओके, तो प्लीज़ काइंडली वाला समझ आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करना है। अब देखिए सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ओके, तो इसमें क्या है, रूल हमारा ये रहेगा, वाक्य को लेट से शुरू करेंगे। इंपेरेटिव वाक्यों का जब पैसे बनाना है तो सबसे पहले वाक्य को लेट से शुरू करते हैं। दूसरी चीज हमने क्या करनी है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तीसरी चीज क्या करनी है, हमने इसके बाद बी लगाना है। और चौथी चीज क्या करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ज़्यादातर सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे ख़त्म हो जाते हैं, अगर प्लेस मैनर टाइम दिया है तो वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा रूल है एक्टिव से पैसे बनाने का, इंपेरेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले हम वाक्य करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर। ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, सब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ओपन द डोर। तो वाक्य को क्या करेंगे, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। शट द विंडो, ओके, गिव मी अ पेन। तो ये सारे क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं। तो हमने पैसिव इसका क्या करना है, लेट से शुरू करेंगे, लेट। ओके, वाक्य को लेट से शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। लेट द डोर, अपनी तरफ से क्या लगाना है, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, वर्ब के थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए डू या डू नॉट से, ओके, ये समझ आया। नेक्स्ट है डू या डू नॉट से। डू या डू नॉट से, ओके, डू या डू नॉट से। अब देखो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वही रूल लगेगा, जैसे मैंने वाक्य लिखा डू इट या डू दिस वर्क, डू इट, इतना सा वाक्य दे दिया और इसका हमने बनाना है पैसिव। तो वाक्य को स्टार्ट करेंगे लेट से, ये एक्टिव वाक्य दे दिया, इसको हमने पैसिव बनाना है, तो वाक्य को स्टार्ट करेंगे लेट से, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, अपनी तरफ से लगाएंगे बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट इट बी डन, वेरी सिंपल, ओके। लेकिन अगर वाक्य डू नॉट से शुरू हो रहा है, तो अगर वाक्य डू नॉट से शुरू हो रहा है, डू नॉट स्कोल्ड हिम या डोंट स्कोल्ड हिम, डू नॉट स्कोल्ड हिम, तो हम क्या करेंगे, तो यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो रहा है तो वाक्य को वैसे लेट से शुरू करेंगे, लेट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, नॉट बी स्कोल्ड,
लेट ही नॉट बी स्कोल्डेड। तो इसमें आपको रूल याद रखना है कि यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो, यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो डू को हटा देते हैं तथा नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो रहा है तो ये डू हट जाएगा और नॉट तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। लेट ही नॉट बी स्कोल्डेड, तो ये डू से स्टार्ट होने वाला और ये डू नॉट से। ओके, नेक्स्ट है लेट से। लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। ओके, तो लेट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, क्रिकेट बी प्लेड, लेट क्रिकेट बी प्लेड। आप कहेंगे सर लेट्स था, लेट्स का लेट कैसे हो गया? देखो लेट अस प्ले क्रिकेट, और मैंने क्या कहा था, अस जो है वी अस, ये क्या है, अननोन सब्जेक्ट है, इसको हम छोड़ सकते हैं। तो लेट्स प्ले क्रिकेट, अगर लेट क्रिकेट बी प्लेड लेट्स है तो आप ब्रैकेट में बाय अस लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। लेट क्रिकेट बी प्लेड भी सही है, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस, तो ये भी सही है। तो हमारा जो बेसिक रूल है वही रहेगा, वाक्य को लेट से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये थे आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखो एग्जाम की दृष्टि से इतने सेंटेंसेस, ये जो एक्टिव पैसिव के हैं, ये 3 तरह के सेंटेंसेस मोस्टली पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो आपके एक्टिव पैसिव सेंटेंस है आपको वाक्य बनाना बता दिया है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड से रूल होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो अपने डिस्कस करेंगे कॉमन एरर में। जब कॉमन एरर का टॉपिक करेंगे उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट रूल है, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट रूल है उस कॉमन एरर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक बेसिक टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले इसका बेस क्लियर होना चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।